नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल अपने किसी बड़े दुश्मन की मौत के बाद भी खामोश है। हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के 5 दिन के बाद भी इजराइल हानिया की मौत की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान हानिया की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार तो ठहरा रहा है, लेकिन दुनिया को ये बताने में अब तक नाकाम रहा है कि हानिया की मौत हुई कैसे, मिसाइल अटैक से या फिर बम से। इस बीच पूरी दुनिया की निगाहें ईरान पर है कि कहीं हानिया की मौत का बदला लेने के लिए वो इजराइल पर हमला न कर दे। ऐसे में जंग तय कर दिया है। हालात इतने ज्यादा तनाव वाले बन चुके हैं कि फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान की तरफ है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया तो ये दुनिया एक और जंग की तरफ धकेल दी जाएगी। लेकिन इस जंग की शुरुआत से पहले ईरान अपने अंदर के दुश्मनों को पहचान कर उनसे हिसाब करना चाहता है। ईरान की सारी जांच एजेंसियां हाल के वक्त की सबसे बड़ी जांच में जुटी हैं। जांच ये कि नॉर्थ तेहरान के जिस निशात कंपाउंड में इस्माइल हानिया ठहरे थे, वहां तक बम या मिसाइल किसने और कैसे पहुंचा। ईरान और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शक की बिना पर अब तक तेहरान में करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें ईरान के सीनियर इंटेलिजेंस अफसर, मिलिट्री अफसर और उस गेस्ट हाउस के कुछ मुलाजिम शामिल हैं जिसमें हानिया रुके थे। दरअसल हानिया की मौत को ईरान के इंटेलिजेंस और उनके सबसे एलीट फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड की नाकामी माना जा रहा है। ईरान के टॉप ऑफिशियल को शक है कि हानिया को मारने के लिए मोसाद ने ईरान के अंदर अपनी घुसपैठ बनाई और इंटेलिजेंस और मिलिट्री के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया। हालांकि ईरान अब भी दुनिया को ये साफ साफ नहीं बता पाया है कि हानिया की मौत हुई कैसे थी। हानिया की मौत को लेकर दुनिया के सामने 2 थ्योरी रखी गई है। पहले, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से आई। इस थ्योरी के मुताबिक नॉर्थ तेहरान के जिस निशान कंपाउंड के बेहद सुरक्षित गेस्ट हाउस में हानिया रुके थे, उस गेस्ट हाउस के उनके कमरे में कम दूरी वाले एक मिसाइल से हमला किया और उस मिसाइल को बहुत ज्यादा दूर नहीं बल्कि नजदीक से ही ऑपरेट किया गया था। रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुताबिक हानिया गेस्ट हाउस में 4थी मंजिल के एक कमरे में रुके थे। इस हमले में 4थी मंजिल के उस कमरे को काफी नुकसान पहुंचा है। रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि इस मिसाइल में करीब 7 किलो बम था, लेकिन रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ये नहीं बताया कि अगर ये मिसाइल कहीं करीब से ही दागा गया तो वो कौन सी जगह है। हानिया के उस कमरे में रुकने की खबर हमलावर को कहां से मिली। 7 किलो विस्फोटक के बावजूद कमरे को बहुत ज्यादा नुकसान क्यों नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने बड़े हमले की इतनी बड़ी साजिश रची गई और रिवोल्यूशनरी गार्ड या उसके अंसार विंग को इसकी खबर क्यों नहीं लगी। जबकि दूसरी थ्योरी यह है कि निशान कंपाउंड की 4थी मंजिल पर जिस कमरे में हानिया रुके थे, उस कमरे में 4 से 6 हफ्ते पहले ही एक रिमोट बम लगा दिया गया था। 31 जुलाई को जब हानिया कमरे में पहुंचे तो रात करीब 2 बजे रिमोट से बम को डिटोनेट कर दिया गया। इस दूसरी थ्योरी में भी उंगली ईरान की इंटेलिजेंस और रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ ही उठ रही है। यानी इन दोनों थ्योरी के हिसाब से हानिया की मौत की साजिश भले ही ईरान की सरहद से बाहर रची गई, लेकिन उस साजिश को अमली जामा ईरान के अंदर मौजूद लोगों ने ही पहनाया। और ये वही लोग हो सकते हैं जिनकी इंटेलिजेंस, कुछ फोर्स या फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ साथ निशान कंपाउंड तक पूरी पैक हो। यानी बात घूम फिरकर रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ ही आ जाती है। हालांकि निशान कंपाउंड की सुरक्षा के साथ साथ तेहरान में हानिया की हिफाजत की जिम्मेदारी भी रिवोल्यूशनरी गार्ड की थी। एक्सपर्ट्स की माने तो यही वजह है जो ईरान अब तक दुनिया को साफ साफ और सही सही ये नहीं बता पा रहा कि हानिया की मौत का तरीका क्या था, क्योंकि इससे उंगली सीधे रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ उठे। वैसे भी ईरान की सरजमीन पर हानिया की मौत से ईरान पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो चुका है। इसीलिए रिवोल्यूशनरी गार्ड हानिया की मौत को मिसाइल हमले से जोड़कर खुद की इज्जत बचाने की कोशिश में लग गया है, ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि हमला कहीं दूर से हुआ जिसे वो रोक नहीं सकता था, जबकि पहले से ही कमरे में रखे बम की थ्योरी से उसकी कहीं ज्यादा फजीहत हो। जबकि दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट और ईरान के 2 टॉप अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि हानिया की मौत रिमोट वाले बम से हुई। अखबार का ये भी दावा है कि बम 6 से 8 हफ्ते पहले ही
निशांत कंपाउंड के उस कमरे में रख दिया गया था जिस कमरे में तेहरान दौरे के दौरान हानिया हमेशा रुका करते थे। ये ईरान की राजधानी तेहरान का उत्तरी इलाका है और इसी उत्तरी इलाके में एक बेहद खास जगह है। इस जगह का नाम है निशात। निशात यानी जॉयफुल, खुशगवार। इस निशात के अंदर एक बड़ा सा कंपाउंड है और ये पूरा कंपाउंड का एरिया तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में से एक माना जाता है। इस कंपाउंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी ईरान की सबसे बेहतरीन फोर्स के हवाले है। इस कंपाउंड में कई गेस्ट हाउस हैं। कहते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर ही तमाम सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती है और तेहरान आने वाले ईरान के खास मेहमानों को इसी कंपाउंड के अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। ईरान और हमास के रिश्ते जग जाहिर हैं और ये बात भी दुनिया जानती है कि इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने हमेशा हमास का साथ दिया है। उसी हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया अक्सर बातचीत के लिए तेहरान का दौरा करते रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि हानिया जब भी तेहरान आते उन्हें निशात के इसी सबसे सुरक्षित कंपाउंड में मौजूद एक गेस्ट हाउस में ही ठहराया जाता। हानिया जितनी बार भी तेहरान पहुंचे वो उसी एक गेस्ट हाउस के खास कमरे में रुका करते थे जिस देश के साथ उसके रिश्ते पहले से ही खराब। फिर जैसे ही मोसाद को पता चला कि हानिया अक्सर तेहरान जाते रहते हैं, तभी से ही हानिया को तेहरान में ही निशाना बनाने की साजिश बुननी शुरू हो गई। हालांकि इसमें एक अड़चन थी। हानिया जब भी तेहरान पहुंचते तो बड़ी खामोशी से जाते। उनके दौरे की खबर या तस्वीरें ईरानी मीडिया तक को नहीं मिलती, इसीलिए पता ही नहीं चलता कि वो कब तेहरान जाएंगे और कब नहीं। मोसाद ने अब सबसे पहले तेहरान में हानिया के ठिकाने की गुप्त जगहों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसमें कई बरस लग गए, लेकिन आखिरकार मोसाद नॉर्थ तेहरान के उस निशात तक पहुंच ही गया जहां हानिया रुका करते थे। अब मोसाद ने निशात, उसके कंपाउंड, वहां की सुरक्षा, अंदर मौजूद गेस्ट हाउस, सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी जुटानी शुरू कर दी और तब कहीं जाकर ये जानकारी हाथ लगी कि हानिया जब भी तेहरान आते हैं तो वो निशात के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में रुकते हैं। जानकारी जुटाने का काम पूरा हो चुका था। अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हानिया को तेहरान तक लाना था, वो भी ऐसे कि वो छुपकर तेहरान आने की बजाय खुलकर वहां पहुंचे ताकि उसकी मौजूदगी की खबर मिले। आज तक भी क्या इस्माइल हानिया की मौत के लिए मोसाद ने ईरानी एजेंसियों की भी मदद ली? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर हानिया की मौत मिसाइल अटैक से हुई और मिसाइल को करीब से ही दागा गया तो बिना किसी के मिली भगत के ये मुमकिन नहीं है। और अगर हानिया की मौत बम से हुई तो फिर उस कंपाउंड में बम रखने वाला भी कोई अंदरूनी शख्स ही हो सकता है। इसीलिए ईरान अब तक शक के बिना पर 24 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और उनसे लंबी पूछताछ जारी है। 20 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। जाहिर है रईसी की मौत के बाद अब ईरान को अगला राष्ट्रपति चुनना था। राष्ट्रपति चुनने के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना था और इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए ईरान के तमाम दोस्त देश के रहनुमाओं को भी बुलाना था। समारोह में हानिया का आना तय था और बस यहीं से ऑपरेशन हानिया को अंजाम देने की आखिरी साजिश की शुरुआत होती है। मोसाद को पता था कि हानिया तेहरान में मौजूद निशात के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरती। हमले के कई ऑप्शन थे, मिसाइल से हमला, ड्रोन से हमला या फिर प्लेन से हमला। लेकिन ऐसे हमलों में हानिया के साथ साथ कंपाउंड में ठहरे बाकी मेहमानों को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीद थी। इसके अलावा एयर स्ट्राइक करने से सीमाई उल्लंघन, जंग छेड़ने और हमले का इल्जाम भी लगना था, जबकि इजराइल ऐसे किसी सीधे ऑपरेशन से बचना चाहता था। इसीलिए मोसाद ने पहले से ही तय किया कि हमला ऐसा होगा कि सिर्फ उस कमरे को ही नुकसान पहुंचेगा जिसमें हानिया थी। पर सवाल यह था कि तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह पर घुसकर वहां कमरे में बम कैसे पहुंचाया जाए। जाहिर है यह काम अकेले मोसाद के बस का नहीं था। इसके लिए कंपाउंड के सुरक्षा घेरे को तोड़ना जरूरी था।
तो क्या रेवोल्यूशनरी गार्ड में मोसाद का कोई घुसपैठिया था या फिर कंपाउंड में मोसाद का कोई अपना आदमी, जो कि बिना किसी अंदरूनी के मिली भगत की इतनी सुरक्षित जगह पर बम रखना नामुमकिन था। फिलहाल ये तो पता नहीं कि कमरे तक बम कैसे पहुंचा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उस कमरे में बम लगभग 2 महीने पहले रखा गया था। जो बम कमरे में रखा गया था वो एक रिमोट बम था, यानी इस बम को रिमोट से ही डेटोनेट किया जा सकता था। पर इस रिमोट का बटन किसने दबाया और ये रिमोट गेस्ट हाउस से कितनी दूरी पर था, ये भी अभी साफ नहीं है। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक तेहरान के लोकल टाइम के हिसाब से देर रात 2 बजे रिमोट से बम को डेटोनेट किया गया। धमाका ठीक उसी कमरे में हुआ जिस कमरे में हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ रुके थे। इस कंपाउंड में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ भी रहा करता है। धमाके की आवाज सुनते ही सुरक्षा गार्ड उस कमरे की तरफ गए जिसमें हानिया थी। धमाके की वजह से कमरे की एक दीवार ढह गई, जबकि कुछ खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। जब मेडिकल टीम हानिया के कमरे में पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बॉडीगार्ड की सांसें तब भी चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। हानिया के ठीक बराबर वाले कमरे में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और जियाद अल नखाला के लीडर भी ठहरे हुए थे, पर उनके कमरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मौके पर सबसे पहले पहुंचे रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स के अफसरों के मुताबिक हानिया के कमरे में जिस तरह से धमाका हुआ उससे ये साफ हो गया था कि यह धमाका किसी बाहरी मिसाइल या ड्रोन से नहीं हो सकता। धमाका कमरे के अंदर की तरफ से हुआ था और यहीं से ये बात साफ हो गई कि बम पहले से ही कमरे में रखा हुआ था। मिसाइल या ड्रोन अटैक की थ्योरी इसलिए भी खारिज की जा रही है क्योंकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ऐसा करना मुश्किल है। धमाके के फौरन बाद सबसे पहले हानिया की मौत की खबर कुछ फोर्स के कमांडर इन चीफ और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को दी गई। हानिया की मौत की पुष्टि होने के बाद देर रात को ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को इसकी जानकारी दी गई। धमाके के 4 घंटे बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक बयान जारी किया। इस बयान में हानिया की मौत का ऐलान किया गया। इसके बाद सुबह 7 बजे आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अपने घर पर बुलाया। इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले की बात कही। हानिया की मौत के बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स की शुरुआती जांच में भी इस बात की पुष्टि की गई कि धमाका कमरे में रखे बम से हुआ है और ये बम काफी पहले वहां प्लांट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में ईरानी मीडिया ने ही सबसे पहले हानिया की मौत की वजह मिसाइल हमला बताया था, लेकिन अब रिवोल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स की तस्दीक के बाद उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि जिस कंपाउंड में हानिया ठहरे थे उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रिवोल्यूशनरी गार्ड की थी। ऐसे में उसी कंपाउंड में कोई 6 से 8 हफ्ते पहले उसी कमरे में बम रख दे और इसकी भनक तक किसी को न लगे, ये सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक है। चूंकि इस कंपाउंड में किसी आम इंसान या आम सरकारी या फोर्स के स्टाफ तक के आने पर रोक है, तो ऐसे में शक यही कि बम रखने वाला कोई विश्वासघाती है और इसकी जांच शुरू भी हो चुकी है। जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं रिवोल्यूशनरी गार्ड या कुछ फोर्स में मोसाद के जासूस भी तो नहीं छुपे बैठे। साथ ही सवाल का जवाब भी अभी सामने आना बाकी है कि धमाके के लिए रिमोट को कहां से ऑपरेट किया गया, तेहरान के अंदर से, कंपाउंड के करीब से या फिर सैटेलाइट के जरिए कहीं दूर से। इससे पहले साल 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या कुछ इसी तरीके से की गई थी। मोहसिन को गोली मारी गई थी और ये गोली रिमोट कंट्रोल के जरिए एआई रोबोट वेपन से चलाई गई थी, यानी सैटेलाइट के जरिए। हानिया पर भी हमला ठीक उसी अंदाज में हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हानिया की मौत घर के अंदर रखे बम से ही हुई और ये बम लगभग 2 महीने पहले वहां रखा गया था। ये रिपोर्ट मिडिल ईस्ट और ईरान के 7 अधिकारियों के बयान पर आधारित है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।